साथियों, डॉक्टर अजय शर्मा स्वागत करता हूं आपका समुद्रगुप्त क्लासेस में। तैयारी जीत के अंतर्गत हमारी जो चर्चा है फेमस पर्सनैलिटीज पर हो रही है। ये उसका पार्ट 2 है। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे रोहित शर्मा पर। रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है 7 मई 2025 को। रोहित शर्मा के अब हम जीवन परिचय पर चर्चा कर लेंगे। रोहित शर्मा जी का जो जन्म है 30 अप्रैल 1987 को नागपुर में हुआ था और उन्होंने टेस्ट मैच में पदार्पण किया नवंबर 2013 में ईडन गार्डन कलकत्ता वेस्ट इंडीज के खिलाफ। उनका अंतिम जो टेस्ट था वो था दिसंबर 2024 मेलबोर्न में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। रिकॉर्ड अगर हम देखें तो उन्होंने 67 टेस्ट मैच खेले हैं और उनका औसत रन रहा है 40.57 रन। उनके टोटल रन रहे हैं टेस्ट क्रिकेट में 4,301 रन, 12 शतक, 18 अर्धशतक। उनका सर्वोच्च स्कोर रहा है 212 दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ। टेस्ट मैच और कप्तानी उन्होंने 2022 से स्टार्ट की थी और अपनी कप्तानी में उन्होंने 24 टेस्ट मैच खेले जिनमें 12 जीते, 9 हारे, 3 ड्रा हुए। वे वर्तमान में वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट के कप्तान हैं। T20 से वो संन्यास 2024 में ही ले चुके हैं। टेस्ट मैचों से संन्यास लेने का उन्होंने जो कारण बताया है वह है अत्यधिक थकान का होना। उनके नाम एक और रिकॉर्ड है। रोहित शर्मा बने आईपीएल में सर्वाधिक 6 लगाने वाले भारत के प्रथम और विश्व के दूसरे बल्लेबाज। ये कारनामा उन्होंने किया 30 मई 2025 न्यू चंडीगढ़ में मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस के बीच खेले गए मैच में उन्होंने 300वां आईपीएल 6 लगाया अपना। प्रथम स्थान पर क्रिस गेल हैं जिनके 357 छक्के हैं। तृतीय स्थान है विराट कोहली जिनके 291 सिक्स हैं। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सीआईएसएफ की पहली अधिकारी बनी हैं गीता सामोता। गीता सामोता ने यह उपलब्धि 19 मई 2025 को हासिल की। गीता सामोता राजस्थान के सीकर जिले के चक गांव की निवासी हैं और वर्ष 2011 में उन्होंने सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स ज्वाइन की, उसमें सब इंस्पेक्टर के रूप में रही। अगला प्रश्न है, बिल गेट्स ने वर्ष 2045 तक अपनी संपत्ति का 99% दान करने का संकल्प लिया है। बिल गेट्स के बारे में हम चर्चा करें। वे एक अमेरिकी व्यवसायी और परोपकारी व्यक्ति हैं। माइक्रो कंप्यूटर क्रांति के लिए अग्रदूत हैं, यानी जो आज हम मोबाइल देख रहे हैं, टैबलेट देख रहे हैं वो माइक्रो कंप्यूटर क्षेत्र में आता है और उसके वो पायोनियर हैं। उनका जन्म 28 अक्टूबर 1955 को सियाटल वॉशिंगटन अमेरिका में हुआ था। वर्ष 1975 में उन्होंने अपने बचपन के साथी पॉल एलन के साथ मिलकर सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की थी। ब्लूमबर्ग के बिलियनर्स इंडेक्स के अनुसार उनकी व्यक्तिगत संपत्ति 168 बिलियन डॉलर है, जो उन्हें विश्व का 5वां सबसे अमीर व्यक्ति बनाती है। उनका जो फाउंडेशन है बिल गेट्स फाउंडेशन, उसके 3 ही मुख्य लक्ष्य हैं। पहला, रोकथाम योग्य बीमारियों को समाप्त करना। दूसरा, खसरा रहित संक्रामक बीमारियों को समाप्त करना। और तीसरा है करोड़ों लोगों के लिए गरीबी को समाप्त करना। गेट्स पहले ही 100 बिलियन डॉलर दान कर चुके हैं। उनका लक्ष्य है अगले 20 वर्षों में 200 बिलियन डॉलर का दान करना। उन्हें कई पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। ब्रिटिश कंप्यूटर सोसाइटी के वे फेलो रहे 1994 में। नाइट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर रहे 2005 में। पद्म भूषण से सम्मानित किया भारत सरकार ने 2015 में। राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया 2016 में। ग्रैंड कॉटन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन पुरस्कार से सम्मानित हुए 2020 में। वहीं पाकिस्तान ने अपना पुरस्कार हिलाल पाकिस्तान से सम्मानित किया गया 2022 में। उन्होंने कई प्रसिद्ध पुस्तकें लिखी जिनमें प्रसिद्ध है द रोड अहेड, यानी आगे की योजना, आगे की रणनीति क्या है उस पर चर्चा की गई है उसमें। दूसरा है बिजनेस एट द रेट स्पीड ऑफ थॉट्स, ये उन्होंने 99 में लिखी। तीसरी किताब जो भी हाल ही में आई है चर्चा में रही, सोर्स कोड। सोर्स कोड मेरी शुरुआत, यानी सोर्स कोड माय बिगिनिंग, ये बिल गेट्स द्वारा लिखी गई एक ऑटोबायोग्राफी है जिसमें उनके बचपन, शुरुआती शिक्षा, कंप्यूटर के प्रति उनका जुनून, माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना और 1955 से लेकर 1975 तक के उनके जीवन की कहानी इसी किताब में है, सोर्स कोड यानी माय बिगिनिंग्स पर। माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर हम चर्चा करें। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना बिल गेट्स और पॉल एलन द्वारा 4 अप्रैल 1975 को की गई। यह विश्व की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। इसका मुख्यालय रेडमंड वॉशिंगटन में है। इसके मुख्य उत्पाद हैं विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम,
माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, अमेजन, गूगल और मेटा के साथ प्रौद्योगिकी के बिग 5 में अपना नाम रखती है। अब ये बिग 5 क्या है? जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि बिग 5 ये संयुक्त राज्य अमेरिका सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग की 5 सबसे बड़ी और सबसे प्रभावशाली कंपनियों को नाम दिया गया है, जिनमें एप्पल, अमेजॉन, मेटा, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट है। ये उनका लोगो है। अगला प्रश्न है, भारत के महेंद्र गुर्जर ने स्विट्जरलैंड में नॉर्डविल विश्व पैरा एथलेटिक ग्रांड प्रिक्स में पुरुषों की भाला फेंक F42 श्रेणी में 61.17 मीटर के प्रयास से विश्व रिकॉर्ड के साथ गोल्डन पदक जीता। पैरा एथलेटिक्स है महेंद्र गुर्जर, उन्होंने अपना पहला प्रयास किया है और विश्व पैरा एथलेटिक ग्रांड प्रिक्स में जो स्विट्जरलैंड के नॉर्डविल में हुई थी उसमें उन्होंने अपना कारनामा दिखाया है, गोल्डन मेडल जीता है 27 मई 2025 को। उन्होंने जिनका रिकॉर्ड तोड़ा है वे हैं रॉबर्टो फ्लोरियानी, एडम निल्सन। उनका रिकॉर्ड था 59.19 मीटर। ये ब्राजील के थे और इन्होंने 2022 में ये रिकॉर्ड बनाया। महेंद्र गुर्जर जयपुर के निवासी हैं और पोलियो से वो पीड़ित हैं। ये उनका पूरा है। अब F42 है क्या? दरअसल F40 पैरा एथलेटिक के लिए एक मानक स्तर है। इस तरह के खिलाड़ी आमतौर पर जेवलिन थ्रो, लॉन्ग जंप जैसे फील्ड स्पोर्ट्स में भाग लेते हैं। एफ का मतलब है फील्ड इवेंट्स, यानी भाला फेंक, गोला फेंक, चक्का फेंक आदि इसमें आते हैं। ये कृत्रिम पैर पहनकर या बिना उसके भी भाग ले सकते हैं। दरअसल F42 पैरा एथलेटिक्स की वह श्रेणी है जो उन खिलाड़ियों के लिए बनाई गई है जिनकी एक टांग घुटनों से ऊपर तक नहीं है या उसी स्तर की कोई कार्य क्षमता की कमी है। भारत के F42 एथलीट में अगर देखेंगे तो एक है महेंद्र गुर्जर, जिनको अभी हम चर्चा कर रहे हैं। 2025 के नॉर्डविल वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स स्विट्जरलैंड में जो हुआ था उसमें इन्होंने 61.17 मीटर में का भाला फेंककर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। दिनेश चौधरी हैं दूसरे, शॉर्टपुट के लिए जाने जाते हैं। तीसरा है जयदीप सिंह देसवाल, डिस्कस थ्रो में है। 2012 के लंदन पैरा ओलंपिक में उन्होंने भाग लिया था। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना ने मास्टर श्रवण सिंह को सम्मानित किया गया है। भारतीय सेना ने मास्टर श्रवण सिंह को सम्मानित किया। जान लीजिए कि मास्टर श्रवण सिंह हैं कौन। ये पंजाब के फिरोजपुर जिले के ममदौट गांव के एक 10 वर्षीय बालक हैं जिन्होंने भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपना सबसे युवा नागरिक योद्धा के रूप में सम्मानित किया और सेना ने घोषणा की है कि कक्षा 4 के इस छात्र की पढ़ाई का पूरा खर्चा सेना उठाएगी। भारतीय सेना ने फिरोजपुर में एक विशेष कार्यक्रम एकता शक्ति का आयोजन किया था 23 मई 2025 में, जिसमें उन्होंने मास्टर श्रवण सिंह को सम्मानित किया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मास्टर श्रवण सिंह ने भारतीय सेना के लिए खाने पीने के सामान दिए, दूध वगैरह लाना, ये सारी चीजें उन्होंने बिना किसी डर के वीरता से इस काम को अंजाम दिया था। अगला प्रश्न है, विश्वनाथ कार्तिकेय पदकांति, याद है विश्वनाथ कार्तिकेय पदकांति 7 समिट चैलेंज को पूरा करने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय और दुनिया के दूसरे सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने। प्रथम स्थान पर है जॉर्डन रोमेरो। अब हम चर्चा करते हैं विश्वनाथ कार्तिकेय पदकांति जी के ऊपर चर्चा करें। तेलंगाना के हैदराबाद के हैं ये, 16 वर्षीय। अंतिम चढ़ाई इन्होंने की 27 मई 2025 को माउंट एवरेस्ट पर। इनका प्रशिक्षण हुआ है नेहरू पर्वतारोहण संस्थान यानी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान यानी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग की स्थापना 14 नवंबर 1965 को उत्तरकाशी, जो उत्तराखंड का एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां हुई थी। इसका सिद्धांत है सफलता साहस में निहित है। इसके उल्लेखनीय पूर्व छात्र हैं बछेंद्री पाल। ये बछेंद्री पाल वही हैं जो माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला थी। दूसरी इनकी छात्र हैं संतोष यादव, जो माउंट एवरेस्ट को 2 बार फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। तीसरी है अरुणा सिन्हा। अरुणा सिन्हा जो इनका एक पैर कट गया था रेलवे पर अपराधियों द्वारा उन्हें धक्का देने के कारण, लेकिन फिर भी उन्होंने माउंट एवरेस्ट फतेह किया। तो ये 3 जो है बड़ी प्रसिद्ध नाम है। इसके अलावा दिव्यांका त्रिपाठी को हम लोग जानते हैं, टीवी एक्ट्रेस हैं, वो भी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से जुड़ी रही हैं। 7 समिट चैलेंज है क्या, इसके बारे में जान लीजिए। 7 समिट चैलेंज पूरा करने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं जॉर्डन रोमेरो। उसके बाद हमारे भारतीय पर्वतारोही का नाम आता है।
अब जॉर्डन रोमेरो कौन है, इनको जान लीजिए। जॉर्डन रोमेरो का जन्म 12 जुलाई वर्ष 1996 को एक अमेरिकी पर्वतारोही घर में हुआ था और दिसंबर 2011 में जब वो 15 वर्ष 5 महीने 12 दिन के थे तब उन्होंने अंटार्कटिका में माउंट विंसेंट मैसिव पर चढ़ाई पूरी की और उसके साथ रोमेरो ने 7 समिट्स यानी प्रत्येक महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी को चढ़कर पूरा करने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने। अब इसमें और भी आ रहे हैं। काम्या कार्तिकेयन का नाम, जिसकी हम पिछली बार क्लास में चर्चा कर चुके हैं। काम्या कार्तिकेयन 7 समिट्स चुनौती पूरी करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला पर्वतारोही। याद रहे वो बालक वर्ग में आ रहा है, ये महिला वर्ग में आ रहे हैं। 31 दिसंबर 2024 को उन्होंने लक्ष्य हासिल किया था। अब ये 7 समिट्स क्या है ये जान लीजिए कि 7 पारंपरिक महाद्वीपों के प्रत्येक पर सबसे ऊंची जो पर्वत है उसी को ही 7 समिट कहा जाता है। पहली बार 7 समिट को फतेह किया था 30 अप्रैल 1985 को एक अमेरिकी पर्वतारोही रिचर्ड वॉर्ड द्वारा। रिचर्ड वॉर्ड जो 1929 से लेकर 2015 तक का उनका जीवन काल है वो अब हमारे बीच में नहीं है। उन्होंने सभी 7 शिखर पर पहुंचने वाले पहले पर्वतारोही बने थे। विश्व के 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियां इस प्रकार हैं, जान लीजिए जरा। एशिया में जैसा कि आप जानते हैं माउंट एवरेस्ट है, वहीं दक्षिण अमेरिका में एंका हुआ है, ये माउंट एंका हुआ है जो 6,961 मीटर ऊंची है। उत्तर अमेरिका में डेनाली है, इसका पूर्ण नाम मैकिनले पर्वत था। ये जो है 6,190 मीटर ऊंचा है। अफ्रीका में हम जाते हैं चौथे नंबर पे तो है किलिमंजारो, 5,895 मीटर ऊंचा पर्वत है। इसके अलावा यूरोप में है माउंट एल्ब्रस जो है 5,642 मीटर ऊंचा पर्वत। इसके बाद अगर हम आगे चर्चा करते हैं अंटार्कटिका में विंसेंट मैसिव है, ये अंटार्कटिका का पर्वत है और ये 4,892 मीटर ऊंचा है। ओशनियन में हम देखें तो हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि इसमें जो नाम आता है वह है पुंचकजिया का। पुंचकजिया जिसे जया पीक के नाम से भी जाना जाता है, वो ओशनियन में आता है। अंटार्कटिका के विंसेंट मैसिव शिखर पर चढ़कर ये लक्ष्य उन्होंने हासिल किया था 7 समिट्स का, काम्या कार्तिकेयन ने। ये 7 समिट्स के बारे में हमारी चर्चा हुई। अब हमारी जो चर्चा है वह होगी शुभांशु शुक्ला पर। अगला प्रश्न है, शुभांशु शुक्ला बने एक्सियोम मिशन 4 के तहत अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री और 1984 में राकेश शर्मा के बाद ऑर्बिट में यानी कक्षा में यात्रा करने वाले दूसरे भारतीय। शुभांशु शुक्ला पर हम चर्चा कर लें। शुभांशु शुक्ला इंडियन एयरफोर्स के ग्रुप कैप्टन, टेस्ट पायलट और इसरो के अंतरिक्ष यात्री हैं। वह भारतीय मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के तहत अंतरिक्ष में जाने वाले 4 अंतरिक्ष यात्रियों में से एक हैं। शुभांशु शुक्ला का जन्म 10 अक्टूबर 1985 को लखनऊ में हुआ था। वह एक कॉम्बैट लीडर और अनुभवी टेस्ट पायलट है। उनके पास सुखोई 30, MKI, MiG-21, MiG-29, जगुआर हॉक जैसे विमान उड़ाने का लगभग 2000 घंटों का उड़ान अनुभव है। उनका उपनाम है शख्स। उन्हें वर्ष 2019 में भारत के मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन द्वारा चुना गया था। रूस के यूरी गागरिन कॉस्मोनॉट्स ट्रेनिंग सेंटर में प्रशिक्षण उन्होंने लिया था। फरवरी 2024 में प्रधानमंत्री ने शुक्ला को वर्ष 2026 के लिए निर्धारित भारत के पहले मानव अंतरिक्ष यान मिशन गगनयान के लिए 4 अंतरिक्ष यात्री जो नॉमिनेट किए थे उनमें से एक उनको भी चुना गया था। शुक्ला का प्रक्षेपण 25 जून 2025 को स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट द्वारा फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से प्रक्षेपण किया गया था। यानी उनका जो रॉकेट का प्रक्षेपण हुआ जिसमें बैठकर गए थे वो घटना हुई 25 जून 2025 को स्पेस एक्स कंपनी के फॉल्कन 9 रॉकेट में। और ये जो प्रक्षेपण किया गया अमेरिका के फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से। इंटरनेशनल स्पेस सेंटर पे वो पहुंचे 26 जून 2025 को और वापसी उनकी 14 जुलाई 2025 को ड्रैगन अंतरिक्ष यान से। शुभांशु शुक्ला 26 जून से लेकर 14 जुलाई 2025 तक 18 दिन अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी ISS पर बैठे थे, वही रहे। अब प्रश्न उठता है कि इंटरनेशनल स्पेस सेंटर क्या है। ये जो सामने फोटो दिखाई पड़ रहे हैं ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के हैं। आइए हम इसको जानें। इंटरनेशनल स्पेस सेंटर अंतरिक्ष में अनुसंधान सुविधा या शोध स्थल है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन धरती के चारों ओर घूमने वाला एक बड़ा अंतरिक्ष यान है।
इसमें एस्ट्रोनॉट रहते हैं, रिसर्च करते हैं, माइक्रोग्रेविटी पर एक्सपेरिमेंट करते हैं। इसकी शुरुआत अगर हम प्रश्न करते हैं कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाने की शुरुआत कब से हुई, तो आइए हम इस पर चर्चा कर लें। वर्ष 1984 में जो अमेरिका थे 40वें राष्ट्रपति थे जॉन रोनाल्ड रीगन ने नासा को अंतरिक्ष में एक स्थायी मानव युक्त अंतरिक्ष स्टेशन बनाने का निर्देश दिया था और यहीं से ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की शुरुआत हुई निर्माण की। 20 नवंबर 1998 से बनना स्टार्ट हुआ और लगभग 2000 में यानी 2-3 साल के अंदर ये स्टेशन बनकर तैयार हुआ। अब इसमें प्रश्न होता है एक्सपीडिशन क्या होता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर प्रत्येक 6 महीने में अंतरिक्ष यात्रियों का जो बदलना होता है, उनको चेंज करना होता है, उसे कहते हैं एक्सपीडिशन। एक्सपीडिशन फर्स्ट हुआ था पहली बार 31 अक्टूबर 2000 को अंतरिक्ष यान सूरज TM-31 के जरिए 3 अंतरिक्ष यात्री स्टेशन की ओर रवाना हुए और नवंबर 2000 को उन्होंने ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में प्रवेश किया। तब से यह स्टेशन मानव के साथ चालू है, यानी मानव अब उसमें तब से लगातार रेगुलर बना हुआ है, बंद नहीं हुआ है। अब तक जो टोटल एक्सपीडिशन 73 हो चुके हैं, 74वां दिसंबर में होगा। अब ISS के निर्माण में सहयोगी कौन कौन थे, तो अमेरिका की नासा, रूस की रॉसकॉस्मोस, ये अंतरिक्ष एजेंसियां, और ये नाम हमें याद रखना चाहिए क्योंकि ये पेपर में कई बार रिपीट हुए हैं। तो अमेरिका की नासा कंपनी है, रूस की रॉसकॉस्मोस है, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी JAXA भी इसमें शामिल है, यूरोपीय स्पेस एजेंसी ESA जो यूरोप में है वो भी शामिल है, कैनेडियन स्पेस एजेंसी कनाडा की इसमें शामिल है। ISS के उद्देश्य क्या है? देखिए, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाने के पीछे उद्देश्य है अंतरिक्ष में वैज्ञानिक प्रयोग करना, पृथ्वी एवं अंतरिक्ष का अवलोकन करना, मौसम, पर्यावरण एवं तारों का अध्ययन करना। ISS की क्या क्या विशेषता जान लीजिए। इसका वजन 430 टन है, इसका आकार लगभग 1 फुटबॉल ग्राउंड के बराबर होता है और इसकी लंबाई 109 मीटर है। इसकी स्थिति यह है कि पृथ्वी से लगभग 350 किलोमीटर की ऊंचाई पर यह पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा है। इसकी गति है 27.724 किलोमीटर प्रति घंटा। एक दिन में पृथ्वी के लगभग 15.17 यानी लगभग 16 चक्कर लगाती है, यानी एक दिन में पृथ्वी के 16 चक्कर लगाती है, यानी प्रत्येक 90 मिनट में ये पृथ्वी का एक चक्कर लगा लेती है। अर्थात अंतरिक्ष यात्री एक दिन में 16 बार सूर्यास्त और 16 बार ही सूर्य उदय देखते हैं। नासा ने फरवरी 2022 में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को बंद करने की घोषणा की है। इस योजना के अनुसार इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को वर्ष 2031 तक बंद कर दिया जाएगा। अब इसको बंद करने के क्या कारण है, यानी इसकी डी ऑर्बिटिंग के कारण है। एक तो ये पुराना हो चुका है, दूसरा इसकी लागत लगातार जैसे जैसे बढ़ेगा लागत भी बढ़ती जाएगी। अब तकनीकी में भी चेंजेस आ गए हैं। नासा को अब ऐसे उन्नत अंतरिक्ष स्टेशन की आवश्यकता जहां से चंद्र और मंगल स्टेशनों के लिए मिशन बेहतर तरीके से हम भेज सकें। 8 अगस्त 2025 को नासा ने घोषणा की है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को 2030 में नियंत्रित तरीके से दक्षिणी प्रशांत महासागर के पॉइंट निमो में गिरा दिया जाएगा। पॉइंट निमो वह स्थान है जिसे अंतरिक्ष यानों का यानी सैटेलाइट्स का अंतरिक्ष यानों का कब्रिस्तान कहा जाता है। आइए अब हम चर्चा करेंगे कि ये जो पॉइंट निमो है वो है क्या। पॉइंट निमो दक्षिणी प्रशांत महासागर में पृथ्वी का ये सबसे एकांत स्थान है। देखिए यहाँ ये दिख रहा है आपको हरे कलर से, ये सभी जगह से काफी दूर है और लगभग 2 से 1500 किलोमीटर लगभग हर स्थल भूमि से वो दूर है और ये काफी एक तरीके से अनुकूलित है जहाँ हम सैटेलाइट को या अंतरिक्ष यानों को यहाँ पर डीऑर्बिटिंग करेंगे, गिरा सकते हैं संतुलित तरीके से। तो सबसे पहले जान लीजिए पॉइंट निमो जो है दक्षिण प्रशांत महासागर पृथ्वी का सबसे एकांत स्थान है। इसे सैटेलाइट का कब्रिस्तान, दुर्गमता का ध्रुव, पृथ्वी का सबसे सुनसान जगह आदि तमाम तरह की उपाधियों से सम्मानित किया जा चुका है। पॉइंट निमो से भूमि की दूरी, किसी भी जगह की भूमि की दूरी लगभग 1670 मील यानी 2700 किलोमीटर के आसपास है और इंसान तो दूर की बात है, पक्षी वगैरह कोई भी इसके आसपास नहीं फटकते। ये न्यूजीलैंड के ईस्ट कोस्ट से लगभग 3000 मील और अंटार्कटिका से लगभग 2000 मील की दूरी पर स्थित है। खोज और नामांकन इसका कैसे हुआ जान लीजिए। पॉइंट निमो को वर्ष 1992 में एक क्रोएशियाई कनाडाई सर्वे इंजीनियर हर्बोज लुकाटेला ने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की मदद से खोजा था और इसका लैटिन शब्द रखा कोई नहीं, यानी कुछ नहीं है यहाँ पर।
से लिया गया है। लुकोटोला ने इसका इनाम प्रसिद्ध लेखक जूल्स वर्ने के उपन्यास 20,000 लिंक्स अंडर द सी के पात्र कैप्टन नीमो के नाम पर इसका नाम रखा है। यानी कैप्टन नीमो का मतलब होता है कोई नहीं। तो यहाँ पर इसको जो है डिस्ट्रॉय किया जाएगा, गिराया जाएगा आईएसएस को, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को। क्या अब कोई स्पेस स्टेशन नहीं होगा? तो ऐसा नहीं है। दरअसल नासा ने अब आईएसएस के स्पेस स्टेशन के संदर्भ में जो है प्राइवेट सेक्टर की तरफ देखना शुरू कर दिया है, निजी क्षेत्र की तरफ देखना शुरू कर दिया है। एक्सियोम स्पेस, ब्लू ओरिजिन और वॉयेजर जैसी निजी कंपनियां इस दिशा में अच्छा काम कर रही हैं। चीन दुनिया का एकमात्र देश है जिसके पास अभी वर्किंग स्टेशन स्पेस स्टेशन है, तियांगोंग है। याद रहे, चीन के पास अभी वर्किंग स्पेस स्टेशन है, उसका नाम है तियांगोंग। रूस ने भी वर्ष 2033 तक अपना एक निजी स्पेस स्टेशन बनाने की घोषणा की है। तो वहीं भारत ने अपना लक्ष्य रखा है 2035 तक अपना स्पेस स्टेशन बनाने का लक्ष्य रखा है। इसी के साथ मैं डॉक्टर हृदय शर्मा अपनी वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार।